hello everyone, welcome or welcome back to my channel. In today's video, we are going to be talking about a very important topic जिसका नाम है कोठारी कमीशन, which is also known by the name of National Education Commission. ये टॉपिक आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? बिकॉज इंडिया के ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. आपके बीएड से लेके यूपीएससी तक के एग्जाम में इस पर्टिकुलर कमीशन से क्वेश्चंस आते हैं. तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी कि कोई बच्चा इस पर्टिकुलर टॉपिक को छोड़ के चला जाए, बिकॉज यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सी क्वेश्चंस आउट ऑफ देम. आज के इस वीडियो में आई हैव ब्रॉट फॉर यू द पॉलिसीज जो आपके कोठारी कमीशंस में प्रपोज की गई थी. इसका ओरिजिन कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या क्या इसकी पॉलिसीज थी, हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से उसको देखेंगे. इन्होंने क्या क्या प्रपोज किया, क्या क्या इनकी रिकमेंडेशंस थी जिनसे आपके मेजर क्वेश्चंस बनते हैं. एंड क्वेश्चंस की बात हो ही रही है तो आई हैव आल्सो ब्रॉट फॉर यू सम क्वेश्चंस, ताकि आप उन क्वेश्चंस को देखें और जज कर पाए कि आपने अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा तो उससे कैसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. बिकॉज माय चैनल डील्स विद यूजीसी नेट एंड सेंटर्स अराउंड दैट, तो आई हैव ब्रॉट फॉर यू बोथ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 क्वेश्चंस जो कोठारी कमीशन से आपके आए हुए हैं, जो आपको एक कंप्लीट पिक्चर देने का काम करेगा कि मैंने अगर कोठारी कमीशन पढ़ा तो उसमें से मैंने क्वेश्चंस भी लगाए एंड मुझे समझ में आ गया. इस वीडियो के अंदर आपको पूरी तरीके से सब कुछ मिल जाने वाला है. बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम रेडी पॉइंटर्स के जरिए, कुछ भी आपको ऐसा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा या फिर ऐसा बम्बार्डेड नहीं मिलेगा जो आप ग्रास्प ना कर पाओ. एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख के चले जाना एंड आपका काम बन जाएगा. ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कोठारी कमीशन का ओरिजिन कब हुआ. डेट्स हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक नोट, या फिर अपने नोट्स में आप इसको अपडेट कर लेंगे कि 1964 से 1966 तक की आपकी ये कमीशन कोठारी कमीशन होती है जो ओरिजिनेट होती है. नाउ इनके जो चेयरमैन थे उनका नाम था दौलत सिंह कोठारी, जो आपको याद कर लेना है. बेसिकली इनके ही नाम पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोठारी कमीशन का नाम यहाँ पे पड़ा हुआ है. ये जो कोठारी कमीशन है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश की थी एड हॉक बेसिस पे. इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये कोई एक प्लान्ड कमीशन नहीं बनाई गई थी. इट वाज जस्ट अ टेम्पररी कमीशन जो आपकी बनाई गई थी एजुकेशन में नए नए इनोवेशन करने के लिए, या फिर आपकी जो करंट एजुकेशन सिस्टम चल रहा था ना उसको एनालाइज करके फिर उस पे इंप्रूवमेंट्स प्रपोज करने के लिए इस पर्टिकुलर कमीशन को आपका बनाया गया था. कमीशन का मतलब क्या होता है? सिंपल कि कुछ आपके सेट ऑफ पीपल होते हैं, एक कमिटी बना दी जाती है एंड उनको कहा जाता है कि आप इस पर्टिकुलर वर्क को एनालाइज करो, इसके इंप्रूवमेंट के प्रपोजल्स दो एंड अपनी रिपोर्ट को आप क्या करो, सबमिट करो. तो इस बात को याद रखना कि कोठारी कमीशन आपका 1964 से 1966 तक चलता है, 2 साल तक चलता है. ये एडहॉक बेसिस पे है. इसका मतलब कि जब ये रिपोर्ट सबमिट कर देंगे तो इस पर्टिकुलर कमीशन को डिसॉल्व कर दिया जाएगा. हमेशा के लिए आपकी ये कमीशन नहीं रहेगी. ठीक है. आपकी बहुत सारी कमीशंस होती हैं जो परमानेंट होती हैं, पर कोठारी कमीशन आपकी एडहॉक बेसिस पे है. ये आपको याद रखना है. ठीक है. आगे बढ़ेंगे. आपकी कोठारी कमीशन में आपके 17 पीपल का पूरा कोर ग्रुप बनाया जाता है. अब इतना बड़ा काम अगर दिया है तो कुछ तो लोग इसके अंदर होंगे, तो ये आपको याद रखना है कि 17 यहाँ पे लोग होते हैं एंड इनको क्या काम दिया जाता है कि इनको इन डेप्थ स्टडी करनी है एजुकेशन की एट ऑल लेवल्स. इस बात को याद रखना. यूजीसी नेट ने इससे भी क्वेश्चन पूछा है जो मैं आपको वीडियो के एंड में भी दिखाने वाली हूं कि इस पर्टिकुलर एजुकेशन कमीशन को कहा गया कि हर लेवल पे जो आपके शिक्षा का स्तर है उसको आप देखें. सबसे पहला लेवल हो गया हमारा प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन, देन वी हैव सेकेंडरी एजुकेशन एंड लास्टली हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल की जो हायर एजुकेशन होती है जो हम सब लोग करते हैं उसको भी इन्होंने एनालाइज करने को कहा. तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कोठारी कमीशन को हर लेवल की एजुकेशन की डीप एनालिसिस करने के लिए बनाया गया था. आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि इस कमीशन में और क्या क्या चीजें की गई थी. सबसे पहली चीज हम लोग को जो यहां दिखाई देती है 12 टास्क फोर्सेस. आपका कोठारी कमीशन कंसिस्ट करता है इन 12 टास्क फोर्सेस को. कहने का मतलब इन्होंने 12 सेक्शंस या सब सेक्शंस बनाए थे जो इन्होंने डिसाइड किया कि इन पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर भैया हम लोग को क्या करनी है, इन डेप्थ एनालिसिस करनी है और इन सेक्शंस में हम लोग को काम करना है कि कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है एंड इन सेक्शंस में हम लोग को क्या क्या करना है. तो आप जब सेक्शंस बना लेते हो तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो टू वर्क कि अच्छा मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन में काम करना है, यहाँ पे कितनी इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है. तो 12 टास्क फोर्सेस आपको याद रखनी है. अलोंग विद दीस 12 टास्क फोर्सेस इनको 7 वर्किंग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया कि भाई फील्ड पे हम लोग 7 वर्किंग ग्रुप्स पे काम करेंगे
एक विमेन्स एजुकेशन पे काम करेंगे, एक एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस पे काम करेंगे, स्कूल बिल्डिंग्स पे भी काम करेंगे, स्कूल की कम्युनिटी रिलेशंस पे भी काम करेंगे, स्टैटिस्टिक्स पे काम करेंगे, प्री प्राइमरी एजुकेशन पे काम करेंगे एंड स्कूल करिकुलम पे। अब आप लोग के दिमाग में जरूर से ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मैम हम लोग को वो 12 जो आपने बताया टास्क फोर्सेस एंड ये 7 वर्किंग ग्रुप्स हम लोग को लर्न करने पड़ेंगे? तो आज तक बेटा इन दोनों आपके पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट क्योंकि हम लोग कोठारी कमीशन को पढ़ रहे हैं तो उसकी किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज यू नेवर नो आपका यूजीसी नेट कभी भी क्वेश्चन पूछ ले। आई डोंट थिंक कि इन पर्टिकुलर टॉपिक से कभी क्वेश्चन आने वाला है, छाटने को आ सकता है, तो आप इसको एक बार सरसरी निगाह से देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नीड फॉर कमीशन, कोठारी कमीशन को कब बनाया गया, किसने बनाया, क्या क्या उसमें था, ये तो हम लोग ने देख लिया, लेकिन इसकी आखिर जरूरत क्यों पड़ी ये भी आपको जरूर से पता होना चाहिए। तो एजुकेशन सिस्टम जो हम लोग का था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता था एग्रीकल्चर के ऊपर, ये इसलिए इसको बनाया गया। आप सोच रहे होंगे कि एग्रीकल्चर का क्या यहाँ पे यूज होगा, तो वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। देन एजुकेशनल सिस्टम डिड नॉट प्रायोरिटाइज द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स मॉरल एंड स्पिरिचुअल। सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स के ऊपर बच्चों के ध्यान दिया जाता था, वो मॉरली क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअली उनका क्या स्टेटस है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। स्कूल्स में आप देखते ही होंगे सिर्फ हमारा सिलेबस को कंप्लीट करने में सबका ध्यान होता है, हम लोग मॉरल सीख रहे हैं या नहीं, हम लोग की स्पिरिचुअलिटी, हम लोग अपने अंदर आंतरिक सोल के बारे में, मन के बारे में जानते हैं या नहीं, इसके बारे में किसी को नहीं पड़ी हुई है। तो कोठारी कमीशन ने इस बात को भी प्रपोज किया कि हम लोग ये देखते हैं कि बच्चों के अंदर एकेडमिक एजुकेशन को बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है, वेयर एज आपकी मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट सेम हो गया कि एकेडमिक पार्ट पे बहुत ज्यादा ओवर एम्फसाइज किया जाता है। देन एजुकेशन सिस्टम डिड नॉट फोकस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द कैरेक्टर। ये आपका मॉरल एंड स्पिरिचुअल पार्ट से रिलेट करता है कि एक बच्चे का ओवरऑल जो कैरेक्टर है वो कैसा बन रहा है। आपका कोठारी कमीशन कहता है कि पढ़ाई करते करते सिर्फ किताबी चीजों को पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इस पर भी आपके टीचर्स को, शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे हम लोग नीड समझ जाते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर मेन कमीशन की कितने रिकमेंडेशंस थे, मतलब वो क्या क्या अब इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। तो 23 बेटा रिकमेंडेशंस इन्होंने दिए एजुकेशन और सिस्टम ऑफ इंडिया को ठीक करने के लिए। अब 23 जो रिकमेंडेशंस हैं वो आप यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हो और इन सब में से क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव यू द कंप्लीट लिस्ट ऑफ दिस 23 रिकमेंडेशंस। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना एंड वहां पे मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी जो आप लोग एक बार पढ़ सकते हो। लेकिन इस रिकमेंडेशंस में से कुछ सबसे इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशंस है जिनसे आपका यूजीसी नेट बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछता है, वो मैं आपको यहाँ पे जरूर डिटेल में पढ़ाऊंगी। जो नंबर 1 हमारी रिकमेंडेशन है वो कहती है कि प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। आपकी कोठारी कमीशन कहती है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को सबसे पहले तो फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए एंड कंपल्सरी मिलनी चाहिए। ऐसा कोई भी देश का बच्चा ना बचे जो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में आता हो जिसको बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन भी नहीं मिली हुई हो। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था इनका, जिससे आपका क्या हुआ कि आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ी कि एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों को आनी चाहिए, कि एटलीस्ट जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या किसी भी कारणवश वो नहीं पढ़ने जाते हैं, कंपल्सरी एजुकेशन के तहत उनको बेसिक चीजें तो आनी चाहिए कि आगे जाके वो अगर कभी बड़े होते हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट उनको बेसिक कैलकुलेशन, मैथ्स या भाषा तो एटलीस्ट उनको समझ में आनी चाहिए। दिस पर्टिकुलर थिंग वाज डन टू एक्सेस एंड इंक्लूसिविटी, कि सारे बच्चों को हम लोग क्या करें, इंक्लूसिव करें, ना सिर्फ उन बच्चों को जो सक्षम है स्कूल जाके पढ़ने के लिए। आपकी जो शिक्षा का अधिकार है वो सबको मिलना चाहिए। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को प्रमोट करते थे कि भाई शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये आपके कोठारी कमीशन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक आप बोल सकते हो, जिससे आपका यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछता है या कोई भी एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप मल्टीपल पेपर्स देते हो तो आप मेरी बात से रिलेट करोगे कि इससे ये वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इन्होंने प्रपोज किया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर 3 भाषाएं आपकी कौन सी आ जाती है? पहली है बेटा आपकी मदर टंग, दूसरी है आपकी हिंदी एंड तीसरी है आपकी इंग्लिश। हम लोग जब मदर टंग के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि नहीं मदर टंग तो हिंदी होती है, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप आपकी जो लैंग्वेज होती है मदर टंग, वो ये होती है जिस
पर्टिकुलर लैंग्वेज में बच्चे ने अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स में जन्म लिया है। मैं एक सिंधी परिवार से आती हूँ तो वहां पे सब लोग सिंधी बात करते हैं, हो सकता है आप पंजाबी परिवार से आते हो, वहां पे बच्चा जन्म लेता है एंड उसकी इमीडिएट सराउंडिंग सब लोग पंजाबी भाषा में बात करते हैं। सेम गोज फॉर बांग्ला लैंग्वेज, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो हम लोग को कॉन्टैक्ट करते हैं एंड वो बांग्ला लैंग्वेज में बात करते हैं, उनको बेसिक हिंदी भी नहीं आती है, उनको बहुत डिफिकल्टी होती है। तो मदर टंग आपकी वो लैंग्वेज होती है जो आप बचपन से अपनी इमीडिएट सराउंडिंग से सुनते हुए आते हो, मतलब आपके घर के लोग उसमें बात करते हैं, ये एक लैंग्वेज हो गई। दूसरी आपकी लैंग्वेज हो गई हिंदी, जो आपकी ज्यादातर नॉर्दर्न स्टेट्स में बोली जाती है। जितना भी हमारा नॉर्दर्न रीजन है वहां पे हमारी हिंदी क्या बन जाती है, वो हमारी एक लैंग्वेज बन जाती है। उसके बाद आती है आपकी इंग्लिश। अब आप खुद इस बात को बताओ कि अगर मेरी मदर टंग तमिल है, ठीक है, आई बिलोंग टू अ सदर्न स्टेट, मेरी अगर मदर टंग तमिल है और मैं कहीं पे घूमने जाऊं या फिर मुझे एक नॉर्दर्न स्टेट में जाना पड़ा एग्जाम देने के लिए जहां पे सब लोग हिंदी बोल रहे हैं, अब हिंदी वाले बंदे को तो तमिल नहीं आती होगी एंड तमिल वाले को हिंदी नहीं आती होगी, तो वो किस भाषा में बात करेगा या फिर कम्युनिकेट करेगा अपनी नीड के लिए या फिर नॉर्मली कम्युनिकेट करने के लिए? तब आपकी हेल्प करती है आपकी इंग्लिश। जो बेटा इसका इंग्लिश का जो दर्जा है इंग्लिश में इंडिया में वो बहुत ज्यादा है, इट इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इट इज यूज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग कई बार लिंक लैंग्वेज भी बोलते हैं, आपका लिंक बनाने के काम आता है कि देखो भाई मुझे तुम्हारी भाषा नहीं आती, तुम्हें मेरी भाषा नहीं आती, तो हम लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे, देन वी यूज अ लैंग्वेज विच इज नोन एज लिंक लैंग्वेज। इंग्लिश आपकी कुठारी कमीशन ने कहा शुड बी रेड एज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज। भाई ये कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए हो सकता है बिल्कुल नया हो कि लाइब्रेरी लैंग्वेज क्या होती है। आप अगर बड़े होते जा रहे हो एंड अगर आप डिफरेंट किताबों को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि आप साइंस पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे, ज्यादातर आपको उसमें हिंदी मीडियम की किताबें नहीं मिलेगी। तो आप जब पढ़ना चाहोगे हायर स्टडीज में किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, उसमें सिर्फ आपको इंग्लिश की किताबें मिलेगी, जो आपको ये कहने में मतलब क्या कहते हैं, आपको रीइंफोर्स करता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को आपको सीखना पड़ेगा। तो आपके कोठारी कमीशन कहते हैं दे नेवर से कि आप इंग्लिश को बिल्कुल अपनी मातृभाषा बना लीजिए एंड इसी में ही आप बात करें क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, लिंक लैंग्वेज भी है। वो कहते हैं इंग्लिश आनी चाहिए हर बच्चे को कम्युनिकेट करने के लिए, लिंक बैठाने के लिए एंड एज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज, बिकॉज ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। आप दुनिया में कहीं बाहर जाते हो, आपकी प्लेसमेंट होती है, इंग्लिश की आपको हर वक्त जरूरत पड़ेगी किताब पढ़ने के लिए, लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए एंड फॉर एनी अदर पर्पस। तो आपके कोठारी कमीशन ने इन 3 आपकी लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस दी है। मदर टंग में भी बच्चों को बात करने आना चाहिए, हिंदी में भी बात करने आना चाहिए, प्लस उनको इंग्लिश एज ए लाइब्रेरी, लिंक एंड ग्लोबल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। सिंपल होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ग्रास्प करना पड़ेगा। आप इन सारी चीजों को देख के परेशान मत होना कि भाई मुझे लर्न करना पड़ेगा, ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं। आप 1-2 बार अगर उसको सुनोगे एंड समझोगे आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। टीचर ट्रेनिंग। नाउ हम लोग आपकी जो एजुकेशन होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे पे ध्यान देते हैं कि बच्चे का करिकुलम, बच्चे का सिलेबस, बच्चे का मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, उसका कैरेक्टर एंड सारी चीजें बच्चों से रिलेटेड होती है। पर कोठारी कमीशन ने पहली बार इस चीज को एम्फेसिस दी कि भाई टीचर जो बच्चे को पढ़ाता है, जो मेन शिक्षक होता है, जो बच्चे को पूरा शेप करता है, उसको अच्छी वैल्यूज देता है, उसके कैरेक्टर को ढालता है, भाई उसकी ट्रेनिंग पे भी तो हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो टीचर का, एक शिक्षक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे समाज में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो कोठारी कमीशन ने प्रपोज किया कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग को कई सारे इंट्रोड्यूस करने चाहिए, जहां पे टीचर्स को बेसिकली हम लोग ट्रेनिंग दे कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से इफेक्टिव एजुकेशन दे पाए। ठीक है, वरना आपने कई सारे ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे कि जहां पे टीचर्स की ट्रेनिंग पे, उनकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो टीचर आपको नेचर की जगह नटूरे पढ़ा के चली जाती है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में तो इंडिया में आपको कई सारे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बीएड एंड बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स दिख जाएंगे जो आपके स्कूल्स ने कंपलसरी करा दिया है कि अगर आपने ये नहीं किया है तो आप टीचर नहीं बन सकते हैं। आई हैव ऑल्सो बीन अंडर दैट काइंड ऑफ सिनेरियो जहां पे बीएड करना एंड आपकी हायर एजुकेशन एंड टीचर्स ट्रेनिंग जरूर आपको करके आनी होती थी, अदरवाइज आपकी सीवी को तो भैया वो लोग फेंक देते थे कि अगर आपने ये एजुकेशन नहीं प्राप्त की है अपने टीचर बनने के लिए तो आप टीचर नहीं बन सकते हो। ठीक है, द कमीशन रिकमेंडेड प्रोवाइडिंग फेवरेबल एंड एडिक्वेट सर्विसेज कंडीशंस फॉर टीचर्स। अब सिर्फ और सिर्फ उनकी ट्रेनिंग नहीं करानी है, हमारी टीचर्स को एक अच्छा एडिक्वेट इन्वायरमेंट भी आपको देना है, एक सेफ इन्वायरमेंट देना है, अच्छी सर्विसेज एंड कंडीशंस उनको देनी चाहिए ताकि
उनको अच्छा फील हो, एंड वो उनको थोड़ा सा आपको क्या देना चाहिए, रिसर्च करने की भी थोड़ी सी आपको उनको सहमति देनी चाहिए, या फिर उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो कुछ अगर नया क्रिएटिव अपने बच्चों के साथ करना चाहे या फिर अपनी एजुकेशन को क्रिएटिवली अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे तो उनकी भी उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। इसके बारे में भी आपका कोठारी कमीशन बात करता है, ठीक है। देन फोकस ऑन सोशल जस्टिस। आप सोच रहे होंगे कि ये सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस एक शब्द आपको बड़ा लगता है, लेकिन सोसाइटी में आपका जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। इसके बारे में बात करते हैं आपके कोठारी कमीशन में, जो बोलता है कि आपकी गर्ल्स एजुकेशन पे भी आपको क्या करना चाहिए, एम्फेसिस देना चाहिए। अब ये 1964 के टाइम की बात है जहां पे गर्ल एजुकेशन को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं मिलती थी, तो इन्होंने बोला कि भैया लड़की को भी, बेटी को भी आपको पढ़ाना है, एंड बेटी को ही नहीं, आपके और भी कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, जैसे हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनको शिक्षा का बिल्कुल अधिकार नहीं मिला हुआ है, या फिर उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, शिक्षा का बिल्कुल भी उनके परिवार में चलन नहीं है, उनको भी पढ़ाई का अधिकार है। देन आपके जो ट्राइबल पीपल हैं उनको भी है, फिजिकली एंड मेंटली जो चैलेंज्ड है उनका भी बराबर का अधिकार है। ये सारी चीजें अगर आपकी की जाती हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में, तो ये प्रमोट करता है बेटा सोशल जस्टिस, कि हर एक बच्चा काबिल है उस एक पद पे खड़ा होने के लिए कि उसको अपनी प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए। एंड जो एजुकेशन का हक है सिर्फ सक्षम या फिर सिर्फ इलाइट लोगों के, अमीर लोगों के ही पार्ट में नहीं आना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे, एम्फेसिस ऑन साइंस एंड मैथ्स। अब आपके कोठारी कमीशन ने जितने भी हम लोग ने देखे रिकमेंडेशंस, उसमें से इंपॉर्टेंट एक जो पॉइंट है वो बताया है और आपसे कहा है कि आपका साइंस एंड मैथ्स पे भी सिग्निफिकेंट ध्यान देना चाहिए। अब इसको ये मत समझ लेना कि साइंटिफिक आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है उसको बिल्कुल से पढ़ाना चाहिए। आपका जो साइंस एंड मैथ्स होता है ना बेटा, वो एक बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट को जन्म देता है। तभी इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को ह्यूमैनिटीज के साथ साथ इंपॉर्टेंट प्रेफर किया जाता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे हिस्ट्री भी पढ़े, ज्योग्राफी भी जाने, इंग्लिश भी पढ़े, लेकिन उनके अंदर एक साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल टेम्परामेंट भी हो। आप सब लोग पेपर 1 में कई सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं, डीआई पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो आप सब लोग इस बात से यकीन करेंगे कि उन टॉपिक्स को जानते जानते आपका टेम्परामेंट चेंज होने लगता है, आप चीजों को लॉजिकल नजर से देखने लगते हो, बिल्कुल आप लोग इमोशनल ना होके या अंधभक्त ना होके चीजों को देखते हो। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी तरीके से डेवलप हो रहे हैं, उनका लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग बच्चों के बचपन से ही साइंस एंड मैथ्स पे भी ध्यान दें। इस पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़ा और सा डिटेल में बताया गया है कि हायर एजुकेशन में भी जो साइंटिफिक रिसर्च को ये लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि कोई बच्चा या फिर हमारी कुछ सेट ऑफ पीपल अगर साइंटिफिक रिसर्च में जानना चाहते हैं तो वो उनको बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है, कहा जाता है कि हाँ आप इनोवेशंस करिए, ठीक है, सपोर्ट किया जाता है। देन यूनिवर्सिटी लेवल रिफॉर्म्स के बारे में बात करें, हम लोग ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी तीनों लेवल पे आपकी एजुकेशन का ध्यान दिया जाता है। अगर हम लोग हायर एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने कहा है कि बहुत स्पेशल अटेंशन देना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, उनकी रिसर्च एंड उनकी ट्रेनिंग का, जो मास्टर्स करके अपना निकलता है, पीएचडी की टुवर्ड्स जाता है। जैसे आप सब बच्चे हो, कल की डेट में आप लोग नए नए टॉपिक्स पे रिसर्च करोगे, तो उनकी टॉपिक्स और उनकी रिसर्च एंड ट्रेनिंग पे बहुत एम्फेसिस देना चाहिए। उनको जो जो चाहिए उनको वो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। इसके बारे में कोठारी कमीशन ने बात की है। उनको लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, आपकी जो फंडिंग होती है जो आपको जेआरएफ करने के बाद मिलती है वो मिलनी चाहिए, ताकि उनकी जो रिसर्च की क्वालिटी है, जो एजुकेशन है, भाई मन से वो लोग काम लगाए, सरवाइव करने के लिए पैसा ही नहीं होगा तो रिसर्च में हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे। तो इसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये बताया है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए कि भैया तुम्हें फर्स्ट ही आना है। आपका जो असेसमेंट होना चाहिए वो ओवरऑल असेसमेंट होना चाहिए कि आप एक बच्चे के सिर्फ बौद्धिक लेवल को ही नहीं, उसके बाकी लेवल्स को भी अच्छे से उसकी गणना करते हो एंड उसको अच्छे से पढ़ाते हो।
ना सिर्फ उसको इस बात पे एम्फोसाइज या रीइंफोर्स करते हो कि फर्स्ट आना है, फर्स्ट नहीं है तो बेटा टांगे तोड़ेंगे तुम्हारी। इस चीज को आपका अनस्ट्रेस्ड बनाया गया है कि आपकी जो पढ़ाई है वो रिड्यूस करनी चाहिए आपके स्ट्रेस को। हम लोग आजकल कितने स्ट्रेस्ड हो जाते हैं बिकॉज हम लोग के ऊपर कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स लगे हुए हैं कि हम लोग को यही पोजीशन लेकर आनी है। तो ये क्या पैदा करता है बच्चों में स्ट्रेस, जो स्कूल लेवल पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसके बारे में भी इन्होंने प्रपोज किया। यहाँ पे हम लोग के सारे क्या हो जाते हैं, रिकमेंडेशंस खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये जज करेंगे कि क्या हम लोग ने जो पढ़ा उसी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर बिल्कुल ही अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड क्वेश्चंस के जरिए आपको बहुत सारी नई चीजें भी जानने को मिलेंगी, क्योंकि एनटीए नेट इतनी मेहनत करके इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज हम लोग के लिए लेके आता है, हम लोग उसको भी बहुत इजीली समझेंगे ताकि आप इस वीडियो तक बिल्कुल कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग अपनी लेके जाओ कोठारी कमीशन को लेके। पहला क्वेश्चन आपका रीसेंट एग्जाम्स में पूछा गया है 2023 शिफ्ट 2 में, इन विच ईयर डिड द इंडियन एजुकेशन कमीशन, जो आपके कोठारी कमीशन का दूसरा नाम है, रट लेना, द सिक्स्थ कमीशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर डी एस कोठारी, क्या नाम बताया था मैंने, दौलत सिंह कोठारी, सबमिट इट्स रिपोर्ट। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है लेकिन बच्चे को डराने के लिए इधर उधर की बातें उसमें डाल दी गई हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द सिक्स्थ कमीशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा है, आपको डेट याद है, आपको पर्सन याद है, तो इन सारी बातों से आपको बिल्कुल भी परेशान और इफेक्ट नहीं होना है। सीधा सीधा पूछा है कि कौन से ईयर में आपकी इंडियन एजुकेशन ने आपकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की थी। ध्यान देना, चेयरमैनशिप इनकी बताई है, उन्होंने रिपोर्ट को कब सबमिट किया था, 1964 में भैया उन्होंने स्टार्ट किया होगा, 66 में ये खत्म हो गया आपका, तो जाहिर सी बात है आपकी 66 में रिपोर्ट क्या की होगी, सबमिट की होगी। इस वर्ड को आप लोग पकड़िएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा सारे बच्चों को। आगे हम लोग बढ़ेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया है, जहां पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं एंड आपको बताना है कि राइट स्टेटमेंट कौन सा है। द कोठारी कमीशन सजेस्टेड, अब चारों को आप पढ़ के अपना आंसर दे सकते हो। यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है, आपकी कोठारी कमीशन ने सजेस्ट किया था कि इंग्लिश टू बी स्टडीड एज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के लिए इनका मानना था इट शुड बी यूज्ड एज अ लिंक लैंग्वेज, लाइब्रेरी लैंग्वेज एंड अ ग्लोबल लैंग्वेज, with the aim of getting the knowledge of science and technology, commerce and trade by reading standard books in English। मैंने आपको बताया था कि आप जब हायर एजुकेशन को परस्यू करते हो, you are not going to get good books in Hindi। ठीक है, आपके जो बहुत पढ़े लिखे अच्छे अच्छे राइटर्स होते हैं वो इंग्लिश में ही लिख के जाते हैं। तो अगर आप हिंदी ही पढ़ते रह गए हो, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, लेकिन इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज आप स्टैंडर्ड बुक्स एंड हमारे स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। हर साल हर शिफ्ट में कोठारी कमीशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। Which among the following was proposed by कोठारी कमीशन vis-a-vis language? लैंग्वेज के तहत, लैंग्वेज में उन्होंने काफी सारी चीजें बोली थी। आपकी कोठारी कमीशन में किस चीज के बारे में बात की थी? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में। मदर टंग थी पहली हमारी, दूसरी थी हम लोग की हिंदी एंड तीसरी थी हम लोग की इंग्लिश। ठीक है, मदर टंग के अंदर सारी लैंग्वेजेस आ जाएंगी, अलग अलग लैंग्वेजेस जिसमें हम लोग पैदा होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगेन 2020 शिफ्ट 2 में ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इन देयर रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च should receive high priority to accelerate the national economy। अब नेशनल इकोनॉमी वाला जो पॉइंट है, आप रिकमेंडेशंस की डीप में जाओगे, जितनी 23 रिकमेंडेशंस दी हुई है इनका पूरा परफॉर्मा बना हुआ है, जो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे पढ़ाना, बट क्वेश्चंस के जरिए हम लोग को काफी चीजें पता लगती हैं। वन, हम लोग ने ये तो देख लिया था कि साइंस एंड रिसर्च में ये लोग एम्फसाइज करते हैं कि इस पे स्पेशल अटेंशन हम लोग को देना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बोला गया होगा कि इसमें अगर बच्चे अच्छा करते हैं, इनोवेशन करते हैं, क्रिएटिविटी अपनी लेके आते हैं, तो ये हमारी सोसाइटी, हमारी नेशनल इनकम के लिए जरूरी है। ये बात बोली थी कोठारी कमीशन में। अब देखो, कोठारी कमीशन पढ़ के इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, लेकिन जब एग्जाम में मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान लगाना होता है। एंड वही एक पॉइंट होता है जहां पे आपको कीवर्ड्स याद आते हैं जो आपने वीडियो में ध्यान से सुने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 2019 शिफ्ट 2 का आपका ये क्वेश्चन है, which of the following commission या committee in the post independence India has paid attention to all the levels of education। आपको 4 कमीशन यहाँ पे दी हुई है एंड आपसे बोला है कि कौन सी वो एक ऐसी कमीशन था
जो आपके एजुकेशन के हर लेवल पे बात करता था। मैंने आपको बताया था ना, इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपका प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड आपका हायर एजुकेशन या फिर यूनिवर्सिटी लेवल, तीनों लेवल्स पे बराबर ध्यान देने के लिए ये किसने प्रपोज किया था? कोठारी कमीशन ने। ठीक है, क्लियर होगा, बहुत इजी लग रहा होगा आप सब लोग को पढ़ने के बाद। The report of which of the following education commission carries the subtitle education for national development? Very very important question. आप लोग अगर नोट्स बनाओगे इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद, अपने नोट्स में इस बात को लिखना कि आपका जो कोठारी कमीशन था, इन लोग ने 1964 में स्टार्ट किया, 1966 में रिपोर्ट सबमिट की। तो जो रिपोर्ट सबमिट की वो खाली एक टुकड़ा तो पकड़ा नहीं दिया होगा, उस रिपोर्ट का टाइटल या सब टाइटल यहां पे पूछा गया है कि क्या लिखा गया, तो वो है आपका एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। भैया इस क्लास के ही अंदर आप इसको लर्न कर लो, रट लो, इसमें दिमाग लगाने वाली कोई चीज नहीं है। बस टाइटल याद रखना है कि कोठारी कमीशन वालों ने जब अपनी सारी पढ़ाई करके, इन डेप्थ एनालिसिस करके, अपने इतनी पॉलिसीज को प्रपोज करके जब रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट की, तो उसका सब टाइटल था एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, कुछ भी इसमें समझने वाला नहीं था, बस लर्न करने वाला था। ओके, एंड विद दैट वी हैव कम टू एन एंड। अब कोठारी कमीशन से आपके बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 में और भी कई सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं, विच इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग यहाँ पे सारे करें। अगर आप चाहते हो तो आप मेरे इस पर्टिकुलर सीरीज को बाय कर सकते हो, जहां पे आपको इंग्लिश इन इंडिया वाले सेक्शन के अंदर कोठारी कमीशन एंड सारी कमीशंस के अलग से क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, या फिर आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस के तहत उनको इधर उधर छांटना नहीं पड़ेगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कमीशंस लगाने हैं या फिर इंग्लिश इन इंडिया की सारी एजुकेशन पॉलिसीज देखनी है। वो सारे क्वेश्चंस आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। ये आपको बोथ पेपर 1 में भी मिलता है, पेपर 1 में हायर एजुकेशन के अंदर मिल जाएगा, एंड पेपर 2 में आपको मेरी इंग्लिश इन इंडिया वाले सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप हमारे इंग्लिश लिटरेचर के बाकी भी सेक्शन को अलग अलग सेक्शन वाइज लगाना चाहते हो, तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स को जरूर से चेकआउट करिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस पर्टिकुलर नंबर पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, एंड वी आर गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू आउट एंड असिस्ट यू फॉर द कोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको मेरे फ्री लेक्चर्स तो मिलते ही हैं हमारे यूट्यूब पे, जहां पे आप मुझसे पढ़ते हो। उसके अलावा भी आपको मिलते हैं मेरी फ्री पीवाईक्यूज मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में। फ्री पीवाईक्यूज मिलते हैं, पोल्स मिलते हैं, डायरेक्ट लिंक्स मिल जाएंगे मेरे किसी भी वीडियो के। देन वहां पे चैट्स होते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो मैं पोस्ट करती हूँ। आपको ये सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जरूर से जाके, ये चीज फ्री है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, नोट्स होते हैं, मैं वहीं पे क्या करती हूँ, शेयर कर देती हूँ। सो ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल लगी होगी। कोई भी कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद बचा नहीं होगा। अगर बचा है तो आप फ्रीली नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई इंफॉर्मेशन दी हो एंड बहुत इजीली आपको समझ में आ गया हो, तो लाइक करना, अपना एक प्यारा सा फीडबैक जरूर से छोड़ के जाना, बिकॉज आई वुड लव टू हेयर कि मेरे बच्चों को किस तरीके से मेरे ये कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं।